Hello everyone, welcome to my YouTube channel EVN कुमार मैथ्स लवर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के एलिमेंट का माइनर कैसे निकलता है, कोफैक्टर कैसे निकलता है, माइनर होता क्या है, कोफैक्टर क्या होता है, इसको हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे। ये जो आप देख रहे हैं माइनर, अभी हम जो माइनर पढ़ रहे हैं वह है माइनर ऑफ एलिमेंट। माइनर ऑफ एलिमेंट आगे आप देखेंगे माइनर ऑफ मैट्रिक्स भी होता है, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। माइनर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वह एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और सब मैट्रिक्स उसको हम कहते हैं स्क्वायर सब मैट्रिक्स होता है और उसके निकालने का प्रोसेस अलग होता है। मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स जो है वह m इंटू n ऑर्डर का है, m इंटू n ऑर्डर का, और हमको क्या करना है कि rth ऑर्डर का माइनर चाहिए, मैट्रिक्स का माइनर चाहिए rth ऑर्डर का। तो ऐसे स्थिति में हमको क्या करना होता है कि m माइनस r रोज को हम लोग डिलीट करते हैं और n माइनस r कॉलम्स को हम लोग डिलीट करते हैं। m माइनस r रोज एंड n माइनस r कॉलम्स को अगर हम डिलीट कर देते हैं तब हमको rth ऑर्डर का क्या मिलता है, माइनर मिलता है। अब ये जो माइनर निकलता है ये जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही माइनर निकले। मान लीजिए कि अगर हमारे पास 3/2 का कोई मैट्रिक्स है, 3/2 का कोई मैट्रिक्स है इस तरह से A, B और C, D, E, F इस तरह से, और हमको ऑर्डर 2 का माइनर चाहिए। तो ऑर्डर 2 का माइनर के लिए क्या होगा, सो देखिए कितने रो को डिलीट करना होगा, m माइनस r, इट मीन्स 3 माइनस 2, एक रो को हमको क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। और कॉलम कितने, n माइनस r, इट मीन्स 2 माइनस 2, 0 कॉलम। सो इसका कहने का मतलब यह है कि आप इसमें से एक रो डिलीट कर दीजिए, कॉलम एक भी नहीं, तो आपको ऑर्डर 2 का माइनर मिलेगा। अगर फर्स्ट को हम डिलीट कर दें तो ये मिलेगा, अगर इसको डिलीट कर दें तो ये दोनों मिलेगा, इसको डिलीट कर दें तो ये मिलेगा। तो इस तरह से यहां पर 3 तरह के माइनर ऑर्डर 2 का हमको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये देखिए मैट्रिक्स कैसा है, 3/2 का। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं यहां जो ये निकला हमारे पास A, B, C, D या फिर C, D, E, F, इस तरह से अगर हम निकालते हैं तो ये माइनर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। माइनर ऑफ मैट्रिक्स, ये माइनर ऑफ एलिमेंट नहीं है। इसका यूज किया जाता है आपको बहुत जगह, खास करके आपको ये जो माइनर निकालने का प्रोसेस है वह रैंक निकालने में भी होता है किसी भी मैट्रिक्स का। तो कई जगह पे हम लोग रैंक जो पढ़ते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पढ़ते हैं। हम इस पर रैंक के बारे में और डिस्कस हम एक्स्ट्रा बाद में करेंगे। फिलहाल अभी हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक है माइनर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, आइए हम लोग माइनर ऑफ मैट्रिक्स को नहीं, माइनर ऑफ एलिमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए उसके बाद फिर आगे हम माइनर ऑफ मैट्रिक्स पर भी डिस्कस करेंगे। ग्रेजुएशन में मैट्रिक्स एक अलग बुक ही है, मैट्रिसेज, उसमें आपको ये सब पढ़ना होता है। वहां पर आपको ऑगमेंटेड मेथड से सॉल्यूशन भी पढ़ना होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ना होता है, रैंक से रिलेटेड बहुत सारा चीज है। उसके बाद आपको जो है वहां पे क्या कहते हैं कि एक एचेलॉन फॉर्म है, तो वो एचेलॉन फॉर्म निकलता है आपको लीनियर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उससे निकलता है। तो उस पर हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैट्रिक्स एक लंबा जो है टॉपिक है, तो उस पर अभी हम डिस्कस नहीं, अभी हम लोग कर रहे हैं माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स। तो आइए समझिए क्या है। कहता है इफ A इक्वल टू Aij m into n is any स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहां देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स हम बोले, लेकिन जब माइनर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो वहां हमको स्क्वायर कहने की आवश्यकता नहीं होती है। इफ A इक्वल टू Aij
m इंटू एन की जगह पर हम n इंटू एन कर देते हैं तो और ज्यादा बेहतर रहेगा, स्क्वायर है ही तो स्क्वायर मैट्रिक्स। देन द माइनर ऑफ n एलिमेंट aij is denoted by mij। इसको कैसे डिनोट करते हैं माइनर ऑफ aij को, mij इस तरह से। अब यहां थोड़ा सा देखिए, it is the value of determinant, which is obtained by deleting ith row and jth कॉलम। देखिए यहां क्या कह रहा है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका एक एलिमेंट aij है, स्मॉल aij जो वहां लिखा है, और नीचे जो ij है वह उसका पोजीशन दिखाता है, i रो नंबर को दिखाता है और j कॉलम नंबर को दिखाता है। तो कहता है उसका माइनर जो होगा उसको हम लोग सिंबल में mij से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका वैल्यू कैसे निकलेगा, इट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय ith रो डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो हमको मैट्रिक्स बचेगा या डिटरमिनेंट के फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर लें, है ना, तो उसका वैल्यू जो देगा, है ना, उसका जो वैल्यू देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ठीक है ना, mij is the value of determinant which is obtained by deleting ith row and jth column। सो अब आगे हम लोग इसको बढ़ाते हैं, थोड़ा समझिए, इसमें वैल्यू निकाल कर पहले हम लोग यहां लिख देते हैं ऐसे, द माइनर ऑफ aij इज इक्वल टू सिंबल में दे देंगे mij। इसका मतलब हो गया कि अगर a11 लिखाएगा तो यहाँ m11 लिखाएगा, यहाँ a12 तो वहां m12, यहाँ a23 तो वहां m23, इस तरह से लिखाएगा। तो आगे अब हम लोग देखते हैं इसको, और भी देखिए क्या है एग्जाम्पल। अब हम लोग समझते हैं, पहले डेफिनेशन तो हम लोग लिख दिए, अब हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। मान लीजिए कि अगर हमारे पास ऑर्डर 2x2 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं, इफ a इक्वल टू हम ले लिए 5 8 7 -3, इस तरह से हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, ऑर्डर 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स। देन माइनर ऑफ अगर हम माइनर निकाल रहे हैं किसका, माइनर ऑफ 5, तो 5 का अगर हम माइनर निकाल रहे हैं तो 5 किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे, 1 इट मींस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम वाले पोजीशन पर है। तो 1 वाले पोजीशन पर है, तो इसका मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करिए, तो आपको क्या बचेगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दीजिए तो -3, यही आपको निकल गया माइनर, जिसको सिंबल में हम m11 कहेंगे। उसी तरह अगर द माइनर ऑफ हम 8 चाहते हैं, और 8 का पोजीशन क्या है, 8 का पोजीशन आप देख रहे हैं कि पहला रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम है, तो नाम पड़ेगा m12, और फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो कुछ बच रहा है वह है 7, ये हमारा इस माइनर निकल गया 8 का। उसी तरह द माइनर ऑफ अगर हम 7 चाहते हैं तो 7 का पोजीशन क्या है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सिंबल देंगे m21,
अब हमको जानना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। इट मीन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए तो 8 आएगा और यही इसका माइनर निकल गया। द माइनर ऑफ, अगर हम -3 जानना चाहते हैं तो इसका पोजीशन है 2 2, तो M22 हो गया। और M22 हो गया तो इसको हम छोड़ेंगे, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे, जो कुछ बचेगा वो हम यहां लिख देंगे। तो आप देख चुके हैं, यहां पर समझ चुके हैं कि सेकेंड ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स हमको दे दे तो उसके प्रत्येक एलिमेंट का माइनर हम कैसे फाइंड करेंगे। एलिमेंट का माइनर, ओके, मैट्रिक्स का माइनर नहीं। सो यहां पे प्रत्येक एलिमेंट का माइनर हम बड़ी आसानी से निकाल लिए। अब अगला जो हमारा एग्जाम्पल होगा वह थर्ड ऑर्डर वाले स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा, थर्ड ऑर्डर वाले के लिए, ठीक है। अब हमारा एग्जाम्पल होगा थर्ड ऑर्डर वाले स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो आपको पता है कि थर्ड ऑर्डर वाले स्क्वायर मैट्रिक्स में टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। हम सभी एलिमेंट्स का माइनर आपको निकाल के नहीं दिखाएंगे, कुछ का हम दिखा देंगे तो आप समझ जाएंगे कि बाकी का माइनर कैसे निकलेगा। तो माइनर निकालना बहुत टफ काम नहीं है, बहुत इजी है। सो सेकेंड एग्जाम्पल अब हमारा है क्या, मान लीजिए कि b ले लिए और हमने यहां पर ले लिया 1 -2 3 -4 5 6 7 -8 एंड 9। इस तरह से हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। क्लियर। अब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है इसमें से प्रत्येक के एलिमेंट का अब हमें माइनर निकालना है। प्रत्येक के एलिमेंट का हमको क्या करना है, माइनर निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहां पर क्या होगा। सबसे पहले तो आप माइनर ऑफ 1, जिसको आप सिंबल में M11 कह सकते हैं। अब इसका वैल्यू आपको चाहिए। तो 1 का पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो एंड थर्ड रो। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। सो इसका पोजीशन हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1। अब इसको हम दोनों को छोड़ देंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, बच गया ये हमको। तो 5 6 -8 9, और इसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिखना है, ना कि मैट्रिक्स के अंदर लिखना है, ठीक है। इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं, इसको आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखिएगा। अब आप देखिए इसका वैल्यू निकालिए। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 45 एंड माइनस माइनस प्लस 48 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो ये आपको 93 हो जाएगा। देखिए ये माइनर निकल गया, M11 निकल गया। ठीक उसी तरह अगर हमको माइनर किसका चाहिए, द माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 2 नहीं -2। सो -2 है तो इसका पोजीशन क्या है, पोजीशन देखिए, पोजीशन है फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। सो 1 2, तो नाम पड़ेगा M12। पहले रो पोजीशन लिखते हैं फिर कॉलम पोजीशन। अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट रो को डिलीट कर देना है, सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देना है। फर्स्ट रो डिलीट कर दीजिए, सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, आपको बचेगा -4 +6 7 एंड 9। अब इसका वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। ये हो जाएगा -36 और ये हो जाएगा 42। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, ये आपको 78। देखिए ये आपको वैल्यू निकल गया, है ना। तो ये देख रहे हैं, आपको करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इस प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करके, फिर इसको सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है और प्रिंसिपल डायगोनल में से सेकेंडरी डायगोनल के प्रोडक्ट को माइनस कर देना है। तो ये हमने यहां कर दिया। ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल रहा है। इस तरह से आप
किसी का भी माइनर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर माइनर ऑफ आपको -8 चाहिए तो -8 कहां है, पोजीशन देखिए, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, सो इसका नाम पड़ेगा M32। M32 इट मीन्स तीसरा रो और दूसरा कॉलम को डिलीट कर दिया जाए। तीसरा रो और दूसरा कॉलम ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा 1 - 4 एंड 3 6 ये हो गया, है ना। तो अब आप देख रहे हैं कि ये कैसे बन रहा है, ठीक है ना, बहुत टफ नहीं है ये। अब इसका वैल्यू कितना होगा, 6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटाते हैं ना, ऐसे लिखेंगे तो ये 18 आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि माइनर कैसे निकल रहा है। तो आई थिंक आप बाकी एलिमेंट का भी बहुत ही आसानी से माइनर निकाल लेंगे, ठीक है। सो अब हम आते हैं कोफैक्टर पे। माइनर और कोफैक्टर में बहुत थोड़ा सा अंतर है, प्रोसेस सेम होता है, बस थोड़ा साइन का हेरा फेरी है, हल्का सा साइन का चेंजिंग है। तो जानना है कि साइन कहां हमको चेंज करना है और कहां नहीं चेंज करना है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले हम कोफैक्टर का डिफिनीशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। कोफैक्टर का डिफिनीशन डिफाइन कर देते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा समझना, ठीक है। कोफैक्टर ये था आपको माइनर। अब हम समझेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट Aij, है ना, चाहे सीधे इस तरह से लिख दी। कहता है इफ A इक्वल टू Aij is a square matrix, then the cofactor of an element Aij, then the cofactor of an element Aij is denoted by Cij, कैपिटल C लिख लेते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं कैपिटल A भी यूज होता है, तो Aij, Cij और Aij। तो जहां कहीं भी आप कैपिटल A देखें तो आपको समझना है कि वहां पर जो है क्या है, कोफैक्टर है। सो अब यहां पर आगे बढ़िए, कहता है देन द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट डिनोटेड बाय दिस एंड डिफाइंड एज, परिभाषित कैसे किया जाता है, तो Cij इक्वल टू -1 रेज टू द पावर I प्लस j इंटू Mij, है ना, -1 टू द पावर I प्लस j इंटू Mij। इस तरीके का हम इसको लिख सकते हैं। अब आप यहां ध्यान दीजिए, ये -1 है, यहां I और j का सम है ना, I और j का सम। इट मीन्स किसी एलिमेंट के रो नंबर एंड कॉलम नंबर का यहां पर सम है। तो जब किसी एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे, किसी भी एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे, तो सबसे पहले हम उसके रो नंबर एंड कॉलम नंबर को ऐड करेंगे। रो नंबर और कॉलम नंबर को ऐड करने पे यदि इवन आएगा, सम संख्या आएगा इवन, तो आपको पता है कि -1 पर पावर अगर इवन लिया जाएगा, सम लिया जाएगा, तो ये तो सॉल्व होके पॉजिटिव आएगा और यह माइनर पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। सो जिस वक्त I और J का सम इवन आएगा, सम संख्या आएगा, उस वक्त आपको माइनर एंड कोफैक्टर दोनों सेम होगा।
माइनर एंड कोफैक्टर दोनों क्या होगा, सेम होगा। कब, जब आपको आई और जे का सम, इट मीन्स रो नंबर प्लस कॉलम नंबर इवन आ जाए, सम संख्या आ जाए। और जिस वक्त आपको रो नंबर एंड कॉलम नंबर का सम आपको ऑड आएगा, विषम संख्या आएगा, उस वक्त ये माइनस में आएगा, तो माइनर का साइन क्या करना होगा, चेंज हो जाएगा। सो माइनर पहले से पॉजिटिव होगा तो कोफैक्टर निगेटिव हो जाएगा, माइनर निगेटिव होगा तो ये माइनस उसको पॉजिटिव बना देगा, ठीक है ना। सो अब आप समझ गए कि कब हमको माइनर का साइन चेंज करने पे कोफैक्टर मिलेगा और कब बिना चेंज किए कोफैक्टर मिलेगा। सो माइनर ही एक अलग अलग कंडीशन में कोफैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। जब आई और जे का सम जो है इवन आता है, सम संख्या आता है, तो माइनर कोफैक्टर सेम होता है। और जिस वक्त आपको आई और जे का सम जो है, योगफल जो है, अगर आपको विषम संख्या आता है तो कोफैक्टर जो होता है वह माइनर का निगेटिव होता है, माइनर का निगेटिव। जो माइनर आया होगा उसको हम माइनस फिर से लगा देंगे, एक निगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो हमको कोफैक्टर दे देगा। तो ये आपको डिफिनीशन हुआ। अब थोड़ा सा हम आगे अगर बढ़ें तो यहां से हमको एक रिजल्ट मिलेगा, Cij डिवाइडेड Mij इक्वल टू -1 पर पावर i प्लस जे। ये एक रिजल्ट हो गया। सो कहीं पर अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है C23 बाय M23, तो इसका मतलब हुआ कि उस पर जाके 2 + 3 पुट कर देंगे, -1 टू दी पावर 5 हो जाएगा, -1 रेज टू द पावर 5, तो -1 टू दी पावर 5 सॉल्व होके आपको -1 देगा। उसी तरह अगर इसका उल्टा भी रहता C21, तो अब देख रहे हैं कि ये ऐड करने पे ऑड आ रहा है, ऐड करने पे ऑड आ रहा है, तो ऐड करने पे ऑड आ रहा है तो -1 होगा। और जिस वक्त आपको मान लीजिए हमको ऐसे दे दिया C31 और नीचे M31, तो हम देख रहे हैं कि 3 और 1 का सम 4 होता है, ये भी 4 है, इसका मतलब ये इवन है। और जब इवन है तो सॉल्व होके ये हमको क्या देगा, सॉल्व होके क्या देगा, +1 देगा। सो ये तो आपके लिए छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी चीज है जो उसी से जनरेट हुआ है, आप इसको ध्यान रखेंगे, इसका जवाब देना आपके लिए टफ काम नहीं है। सो आइए अब हम देखें कि कोफैक्टर हम निकालते कैसे हैं, कोफैक्टर हम निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले कोफैक्टर हम निकाल लेते हैं, फिर हम कोफैक्टर के प्रॉपर्टीज को समझेंगे, ठीक है ना, कोफैक्टर के हम प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट को लेते हैं और उसके कोफैक्टर्स को फाइंड करते हैं, ठीक है ना। और फिर हम ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को लेंगे और वहां भी हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे, देखेंगे, फिर उसके बाद कोफैक्टर्स के प्रॉपर्टीज को थोड़ा समझ लेंगे। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा माइनर एंड कोफैक्टर्स का समाप्त होगा। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं, है ना, इफ ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स हमने ले लिया 5 6 7 एंड -8 या +8 भी, इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं आप, ये हो गया। अब ये कोई मैट्रिक्स है फर्स्ट एग्जांपल में यहां, तो देन हम यहां लिखेंगे द कोफैक्टर ऑफ, सीधे हम ऐसे लिख देते हैं C11, तो C11 इसका मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया जाए, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को, तो ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया, क्या बचा 8। ये हो गया कोफैक्टर ऑफ किसका, 5 का, द कोफैक्टर ऑफ 5, कोफैक्टर ऑफ 5। उसी तरह द कोफैक्टर ऑफ अगर 6 चाहिए, कोफैक्टर ऑफ 6, तो इसका पोजीशन कितना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो सिंबल पड़ेगा 1 2। अब आप देख रहे हो कि 1 और 2 का सम, 1 और 2 का जोड़ कितना होगा, 3 होगा, 3 होगा।
जब 1 और 2 का सम 3 है तो ऑड आया, इट मीन्स माइनर का साइन चेंज करना पड़ेगा। सो सबसे पहले 1 2, तो इसको पहला रो और दूसरा कॉलम छोड़ दिया जाए, बचेगा 7। ये अभी माइनर है, लेकिन जब इसको हम साइन चेंज करके माइनस लगा दिए तो अब ये कोफैक्टर बन गया। क्या बन गया? कोफैक्टर्स। ठीक है, आगे देखिए, द कोफैक्टर ऑफ अगर हम 7 चाहते हैं तो 7 का पोजीशन देखिए क्या है। 7 का पोजीशन है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। पहले रो पोजीशन लिखाता है और तब कॉलम लिखाता है, तो C21 हो गया, C21। अब C21 अगर है तो दूसरा रो और पहला कॉलम को डिलीट किया जाए, तो दूसरा रो पहला कॉलम डिलीट हो गया तो 6 बचा। अब देखना यह है कि इसका साइन हमें चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो 2 और 1 का सम 3 हुआ और 3 ऑड होता है। जब 3 ऑड है तो साइन हमको क्या करना होगा? चेंज करना होगा। तो हम साइन इसका चेंज कर देते हैं, -6 कर दिए। अब देखिए, द कोफैक्टर ऑफ हमको किसका चाहिए? 8 का। तो 8 का कोफैक्टर, 8 कहां है? सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। सो इसका सिंबल दिया जाएगा C22। अब आप क्या कीजिए कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करिएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट हुआ तो बचा 5, और ये 5 यहां हम लिख दिए। देखना यह है कि 5 का साइन ही रह जाएगा, अभी 5 माइनर है, लेकिन मुझे देखना है कि साइन चेंज करना है या नहीं करना है। तो 2 2 4 हुआ, और 2 2 जब 4 हुआ, इवन आया, सम संख्या आया, तो साइन चेंज हमको नहीं करना है और ये 5 ही रह जाएगा। और इस स्थिति में माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम रह गया। अब हम एग्जाम्पल सेकेंड देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा होगा ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो आइए इसको देखिए, थोड़ा ठीक से समझिए। ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट, एग्जाम्पल 2, इफ a इक्वल टू, अब हम मैट्रिक्स ले लिए इस तरह से, a इक्वल टू 1 2 -3 4 3 -1 2 5 -5, या हम यहां ओनली 5 दे दिए। चलिए, अब हम यहां पर कोफैक्टर निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम C11 निकालते हैं। C11 इट मीन्स आप समझ चुके होंगे कि किसका कोफैक्टर हम निकालने जा रहे हैं। तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि साइन पहले माइनर निकाल के साइन चेंज करते हैं। कई बार आप अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए जब आप देखोगे कि ये 1 1 इवन है, तो आप ऐसे फॉल करोगे और फिर ऐसे फॉल करोगे और दोनों को गुना करके घटाओगे, ठीक है। लेकिन जब आपको, ठीक है, दोनों का सम क्या हो जाए? ऑड हो जाए, तो पहले अभी ये फर्स्ट ऑप्शन और ये सेकंड है, लेकिन जब आपको ये ऑड आएगा तो आप क्या करना कि ये वाला आपका फर्स्ट होगा और ये वाला आपके लिए सेकंड का काम करेगा। सो फर्स्ट में सेकंड वाले को माइनस करना है, फर्स्ट में सेकंड वाले को। तो ये आपको है ऑड केस वाला और ये है आपको इवन केस वाला। तो गौर करिए, ये 1 1 इवन आया, 1 1 इवन, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हटा दिया जाए, ये और ये हट गया, 3 5 15 हो गया, ये माइनस प्लस 20 हो गया, बस निकल गया C11, ठीक है। अब हमको C12 चाहिए, C12 12 इट मीन्स 2 का, तो ये छूटेगा और ये छूटेगा। अब इस बार हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -2 अब -20, -22 हो गया। देख लीजिए, आराम से निकल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का साइन चेंजिंग का बखेरा नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि कब हमको इस तरह से पहले लेना है और ऐसे, और कब ये। तो आपको हम बता चुके हैं कि ऑड आएगा तो पहले आप, ठीक है, राइट टू लेफ्ट फॉल होइए, तब फिर लेफ्ट टू राइट फॉल होइए, और उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके आप घटा लीजिए। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं, अब C13 फिर सम आ रहा है, इवन आ रहा है ना,
इवन नंबर। तो इवन नंबर आ रहा है तो 1 3 पहले इसको छोड़ा जाए, फर्स्ट रो को एंड थर्ड कॉलम को छोड़ दिया जाए, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को। तो जब हम फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे ये दोनों छूटेगा, तो ये 20 आया, 20 में से 6 गया और ये 14 निकल गया बड़ी आसानी से। अब C21 चाहिए, C21 तो आप इसको छोड़िए और इसको छोड़िए, देखिए ऑड आ रहा है, ये छोड़िए तो इसको -15 और -10 -25 आ गया। और जब C22 चाहिए आपको, 22 ये हुआ, ये छूटेगा तो 5 और 6 11 आ जाएगा। और C23 आप जब निकालिएगा 23 ये है, ये छूटेगा और 4 में से 5 घटेगा -1 आ जाएगा। C31 निकालेंगे, इवन है तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, ठीक है, ये -2 आ जाएगा। 23 आपका तो ये था 23, हाँ ये छूटा 5 में से 1, 1 मिनट 2 3 5 ना हो गया, ये छूटा और ये छूटा, 5 में से 4 गया, 1 आएगा ये, राइट। ओ सॉरी -1 सही तो है, इसको छोड़ना था 4 में से 5, एकदम ठीक है। अब देखिए 31 है, 31 इसको छोड़िए तो आप ये छोड़ेंगे 31 को, तीसरा रो पहला कॉलम को, तो -2 एंड +9, तो -2 + 9 आपको 7 आ गया। फिर आपको C32 चाहिए, C32 तो 32 देखिएगा, 32 आपको यहां है, ये छूटेगा -12 हो गया और ये आपको +1 हो गया तो -11 लिखा गया। और लास्ट में आपका C33 है, C33 ये हो गया, ये छूटेगा और ये 3 में से 8 घटेगा, -5 हो गया। अब देखिए, अब आपको ये जानना है कि सभी कोफैक्टर्स जो आपने निकाला है वो गलत है या सही है, ये कैसे हम जान पाएंगे। तो एक चीज देखिएगा, थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। पहला रो जो है, उसके कोफैक्टर से उसके एलिमेंट को गुना कर दीजिए, पहला रो के सारे एलिमेंट को उसके कोफैक्टर्स के साथ गुना कर करके ऐड कीजिए। तो ऐड करिएगा तो 20 को 1 से गुना करिए तो 20 हो गया, -22 को 2 से करिए तो -44 हो गया, और उसके बाद 14 को -3 से करिए तो -42 हो गया। इसको आप जोड़ेंगे तो ये -86 +20 -66 निकल रहा है, -66। ये फर्स्ट रो अलोंग टू फर्स्ट रो किए हैं, अलोंग टू फर्स्ट रो, ठीक है, अलोंग टू फर्स्ट रो। अब अलोंग टू सेकेंड रो करते हैं, अलोंग टू सेकेंड रो, पहले अभी हम समझा देते हैं तो बाद में हम सीधे रिजल्ट लिख देंगे। अलोंग टू सेकेंड रो में ये आपके पास है और सेकेंड रो यहां ये है, तो -25 को 4 से गुना करिए तो -100 हो गया। 11 को आप 3 से गुना करिए तो +33 हो गया, और -1 को -1 से गुना करिए +1 हो गया। 33 1 34, 100 में से 34 घटा -66 फिर हो गया, देखिए बराबर ही है। अब अलोंग टू थर्ड रो कीजिए, अलोंग टू थर्ड रो में भी अगर आप देखें, थर्ड रो तो 2 को 7 से गुना करिए तो 14 हो गया, ठीक है। 5 को -11 से करिए तो -55 हो गया, और उस 5 को -5 से करिए तो -25 हो गया। अब गौर करिए, ये आपको -77 हो गया, नहीं 77 नहीं, कितना 80 हो गया, -80 और +14 -66 फिर आ गया। अब आप गौर करिए कि हर स्थिति में बराबर है या नहीं है, हर स्थिति में आपको ये रिजल्ट क्या आया, इक्वल आया, हर स्थिति में ये रिजल्ट आपको इक्वल आया। फर्स्ट रो को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर करके ऐड किए, सेकेंड रो को उसी के कोफैक्टर्स, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर करके ऐड किए, एंड थर्ड रो को भी हम उसी के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई कर करके हम ऐड किए, तो आपको क्या हुआ, यहां रिजल्ट इक्वल रहा ऑलवेज, ठीक है। अब यही काम
आप चाहें तो कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज, और तब वह भी आपको क्या देगा, यही वैल्यू देगा। ये नहीं कि कुछ अलग वैल्यू आएगा, आएगा यही सेम -66 ही आना है। अब जैसे आप एक काम करो, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, सब है ना, फर्स्ट कॉलम। इधर से आप फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लो और इसको इससे गुना करो। तो जब गुना करोगे आप तो 20 -25 को 4 से करो -100 और 7 को 2 से करो 14, 20 और 14 34 -100 -66। ये देखिए अलोंग टू फर्स्ट कॉलम वही रिजल्ट है। अगर हम सेकेंड कॉलम को लें और उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो फिर -66 आएगा। तो ये मजेदार रूल है ना, बहुत आसान लग रहा होगा कि अरे ये क्या हो रहा है, ऑलवेज एकदम लगातार सब जगह सेम सेम हो रहा है। तो अब ये रूल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रूल होगा, और ये जो वैल्यू आ रहा है आपको लगातार, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट कई तरीके से डिफाइन किया जाता है, होमोजेनियस सिस्टम जो ऑफ इक्वेशंस जो होता है उसके हेल्प से भी डिफाइन किया जाता है, और अभी अभी जो हम कोफैक्टर्स से आपको लिख रहे हैं इससे भी डिफाइन किया जाता है। तो अभी का जो हम लिखेंगे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, उसका डिफिनीशन हम इसके हेल्प से भी लिखने वाले हैं। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है ना, यहां हम आपको एक रूल लिखते हैं और इस रूल को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना, ढंग से थोड़ा समझिएगा, बहुत ही आपके लिए यूजफुल रूल है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है। तो सबसे पहला रूल है यहां, फर्स्ट रूल है ना, द सम ऑफ योगफल ही निकाल रहे थे, तो द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स of any row and its corresponding cofactors। corresponding इसलिए वर्ड लगाए कि अगर हम फर्स्ट रो लेते हैं तो फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर्स को लेना चाहिए। फर्स्ट रो ले रहे हैं तो फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर्स को लेना चाहिए, किसी दूसरे रो के कोफैक्टर को नहीं ले लेना है। ये नहीं कि इधर हम रो वाइज एलिमेंट ले लिए और उधर कोफैक्टर कॉलम वाइज ले लिए, ये तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा। सो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रो फर्स्ट लेना है तो कोफैक्टर भी आपको फर्स्ट रो का ही लेना है। अगर सेकेंड रो आप लेते हो तो सेकेंड रो के लिए ही आपको क्या करना है, कोफैक्टर्स लेना है। सेकेंड रो के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके कोफैक्टर्स हम लेंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर करके जब हम ऐड करेंगे तो कंटिन्यू वो कांस्टेंट रहेगा। तो द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो एंड इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल या ऑलवेज कांस्टेंट, ये भी लिख सकते हैं आप, ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू is known as the determinant of the given matrix। ओके, सो अब आप यहां देख रहे हैं कि ये क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट कहलाएगा। अब अगर हम फर्स्ट रो के अलोंग लिखें, थोड़ा ठीक से देखिएगा, अलोंग टू फर्स्ट रो अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। एलिमेंट अगर हम A11 लेंगे तो कोफैक्टर क्या, C11, फिर ये A12 लेंगे तो C12 लेंगे, फिर A13 लेंगे C13 लेंगे, A14 लेंगे C14 लेंगे, और ये बढ़ते बढ़ते A1n C1n तक जाएगा और ये आपको कांस्टेंट रहेगा और ये डिटर्मिनेंट A कहलाएगा, कांस्टेंट डिटर्मिनेंट A।
क्लियर है? आप लोग ठीक से देख रहे हैं? अब ये जो हम लिखे हैं अलोंग टू फर्स्ट रो, ऐसे जो हम लिखे हैं, इससे कुछ आइडिया निकलने वाला है। क्या निकलने वाला है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तो ये आप समझ गए हो कि ये हम आपको प्रॉपर्टीज अभी अभी समझा चुके हैं, तब हम लिख रहे हैं। पहले हम एग्जांपल आपको दे चुके हैं कि उसी मैट्रिक्स में पहला रो लिए थे और उसके कोफैक्टर से गुना कर करके ऑलवेज वैल्यू हम बराबर आपको निकाल के दिखा चुके हैं। सो हमें एग्जांपल देने की आवश्यकता नहीं है, अब हमको इसे जनरलाइज करने की आवश्यकता है, तो हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, जनरल वे में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ठीक से आप देखिएगा कैसे ये जनरल वे में कन्वर्ट होगा, किस तरीके से ये जनरल वे में कन्वर्ट हो रहा है, इसे थोड़ा ठीक से आप ध्यान दीजिएगा। ये आपको अलोंग टू फर्स्ट रो हम लिखे हैं, अलोंग टू फर्स्ट रो। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब ये अलोंग टू फर्स्ट रो है तो रो फिक्स है। इसका देखिए रो 1 1 1 1 1 1 1 1 1। बदल क्या रहा है? कॉलम नंबर। यहां कॉलम नंबर 1 है, यहां कॉलम नंबर 2 है, यहां कॉलम नंबर 3 है, यहां कॉलम नंबर 4 है, यहां कॉलम नंबर n है। सो यहां वेरिएबल कौन है? वेरिएबल मींस बदलने वाला। बदल कौन रहा है? कॉलम नंबर। और फिक्स कौन है? रो नंबर। सो जो वेरिएबल है, जो वैरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। अच्छा देखिए, ये प्लस 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 प्लस, ये क्या है? सिग्मा, सम है। ये सम है। तो आप जानते हो कि जब कोई सीरीज लिखा जाता है तो उसको समेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, सिग्मा के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम इस पूरे बात को, जो इतना लिखा हुआ है, इस पूरे बात को अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा, ध्यान दीजिए, A1J C1J। ठीक है, 1 1 फिक्स था सब में, 1 1 लिखते गए, और जो बदल रहा था उसको एक वेरिएबल दे दिए। और तब यहां जे का वैल्यू कहां से चालू हुआ है भाई चेंज होना? 1 से। तो लोअर लिमिट 1 और बढ़ करके कहां तक गया? n तक, अपर लिमिट n। अब ये हो गया डिटर्मिनांट a के बराबर। ये अलोंग टू फर्स्ट रो काम किए हैं, अलोंग टू फर्स्ट रो, अलोंग टू फर्स्ट रो। तो ये 1 1 फिक्स है। अगर आपको अलोंग टू सेकेंड रो रहेगा, ये 2 2 फिक्स रहेगा। तो जिस वक्त अलोंग टू फर्स्ट रो होगा तो कॉलम हमारे लिए वेरिएबल हो जाएगा। कॉलम क्या हो जाएगा? वेरिएबल। अगर रो के अलोंग मूव करेंगे तो कॉलम वेरिएबल हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से अब आप देख रहे हैं, थोड़ा गौर करिए। यहां पर वेरिएबल हमारा कॉलम नंबर है जे। सो जे स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से। तो सबसे पहले 1 रखिए, तो 1 1 1 1 मिल गया। प्लस का सिंबल दीजिएगा, फिर 2 दीजिए, 1 2 1 2 आ गया। फिर प्लस 1 3 1 3, और ये बढ़ते बढ़ते 1n पहुंच गया, है ना? तो ये टोटल जो स्टेटमेंट था वह देखिए कैसे लिखा गया, समेशन फॉर्म में। सो अगर ये अलोंग टू फर्स्ट रो था तो यहां 1 1 था। अगर अलोंग टू ith रो हो जाए, ith रो, तो जहां 1 1 है वहां पर तो ith रो आ जाएगा। और ये हमारा वेरिएबल तो वही रहेगा जे। क्या है? जे बराबर 1 से लेके n तक। और ये 1 जो है अब आई जे लिखाएगा, और यहां भी आपको आई जे लिखाएगा, और ये डिटर्मिनांट ए के बराबर हो गया। तो ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, जब देखिएगा कि दोनों ही इक्वल है, आई जे, तो समझ जाइएगा कि डिटर्मिनांट ए के बराबर होगा, डिटर्मिनांट ए के बराबर होगा। इसी तरह से आप दूसरे रो, तीसरे रो सब के लिए सोच सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अलोंग टू फर्स्ट कॉलम। आइए, अलोंग टू फर्स्ट कॉलम, अलोंग टू फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में आप कैसे लिखते हो? ऊपर से आओगे इसे, तो पहला एलिमेंट का नाम बताइए आप। A1 1। देखिए यहां जब हम लिख रहे हैं तो आपका ध्यान यहां होना चाहिए। ये अलोंग टू फर्स्ट कॉलम ऐसे आ रहा है, 1 1। उसका कोफैक्टर भी लिख देते हैं C11 प्लस। अब जो 4 है, 4 के लिए क्या पोजीशन लिखिएगा आप ही बताइए? 4 के लिए क्या पोजीशन लिखिएगा? 4 के लिए पोजीशन लिखिएगा A21, रो नंबर दूसरा, कॉलम नंबर 1, A21। इसका कोफैक्टर C21। फिर लिखिएगा A31, और फिर C31,
और यह भी आपको कांस्टेंट आ रहा था, डिटर्मिनेंट ए के बराबर 66 माइनस 66 इस एग्जांपल में आ रहा था। सो अब ये देख रहे हैं आप इसमें, अब ये किसके अलोंग है, तो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए कॉलम नंबर फिक्स है, देखिए यहां कॉलम नंबर 1 1 1 1 1 1, चेंज कौन हो रहा है, रो। तो जब हम अलोंग टू रो आएंगे, अलोंग टू फर्स्ट कॉलम आएंगे, तो अब हमारा वेरिएबल कौन हो जाएगा, रो नंबर वेरिएबल हो जाएगा, रो ही चेंज करेगा। और जब रो चेंज करेगा तब हम यहां अब ऐसे लिखेंगे, है ना, रो चेंज हो रहा है I1 I1, और ये अब वेरिएबल हमारा I हो गया। अब चेंज करिए, पुट कीजिए, देखिए आपको ये आ जाएगा, है ना, ये क्लियर आ जाएगा। और जब हम इसको अलोंग टू jth कॉलम कर देंगे, jth कॉलम, तो जहां जहां एक होगा उसमें इसमें वहां हम j लगा देंगे, तो ये हो गया। तो अब आप समझ चुके हैं कि कॉलम के अलोंग चाहे रो के अलोंग रिजल्ट यही रहना है, डिटरमिनेंट ए ही रहना है। ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी का पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया, ये जनरलाइजेशन हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रॉपर्टीज पे, सेकेंड प्रॉपर्टी पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए सेकेंड प्रॉपर्टीज देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है उसको भी आप पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल कहता है कि जब आप किसी रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर के साथ, जैसे पहला अगर रो हम चुन लेते हैं तो कोफैक्टर्स हम दूसरे रो का लेंगे या तीसरे रो का लेंगे, फर्स्ट का नहीं ले रहे हैं। तो किसी रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वह हमको सॉल्व हो करके क्या देगा पता है, 0। एक के लिए चेक कर लेते हैं, बाकी हम आप लोग खुद करके देखिएगा। मानिए हम इसका एक लिए 1 कोफैक्टर, ये लिए -25 सेकेंड रो वाला, इसका 2 लिए +2, इसका कोफैक्टर 11 लिए, इसका हम -3 लिए -3, और इसका -1, तो यहां पर माइनस माइनस +3 हो जाएगा। अब थोड़ा जोड़िए तो 22 3 25 -25 0। आप चेक कर सकते हैं, रो कोई और ले लीजिए, कोफैक्टर्स किसी और का ले लीजिए, ये आपको ऑलवेज 0 आएगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए रो में फर्क है, रो में क्या है, फर्क है। अगर हम कॉलम वाइज करेंगे तो कॉलम में फर्क होगा, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा। सेकेंड रूल लिखेंगे हम ऐसे, the sum of product of the elements of any row, product of the elements of any row with corresponding cofactors of other row, corresponding cofactors of other row। ये नहीं कि अब 4 हम यहां एक एलिमेंट लिए तो कोफैक्टर हम 5 का ले लेंगे, नहीं, इसके जस्ट नीचे किसी का ये काम करना होगा। 4 लेंगे तो इसी के अप डाउन में जो होगा, इस तरह का काम करना है। तो कहता है corresponding cofactors of other row is always 0, और यही चीज कॉलम के लिए भी होगा। सो हम चाहें तो इसी जगह ब्रैकेट में आपको कॉलम भी लिख दें तो आप समझ जाइएगा। कॉलम जो रूल रो के लिए है वही रूल आपको कॉलम के लिए भी है। अब इसको अगर हम समेशन में लिखेंगे तो सिग्मा AIJ, अब देखिए रो नंबर I है तो कॉलम नंबर, अब हम रो नंबर बदल देते हैं दूसरा, हम यहां CKJ लिख दिए। अब देखिए I और K हो गया, कॉलम फिक्स है, J 1 से लेके N तक बदल रहा है, लेकिन ये ith रो है, ये kth रो है, ये ith रो है, ये i वां रो का एलिमेंट है, ये kवां रो का कोफैक्टर्स है। ith रो का एलिमेंट्स, kth रो का कोफैक्टर्स, और तब ये सॉल्व होके 0 दे देगा। अगर हम इसी में सिग्मा AIJ लिखे और अगला बार हम यहां CIK लिख लिए, तब रो देखिए यहां क्या है, रो नंबर
सॉरी, कॉलम नंबर डिफरेंट हो गया, कॉलम नंबर डिफरेंट हो गया, इसका कॉलम jth है और इसका कॉलम kth है, और यह भी आपको रिजल्ट 0 देगा, i का वैल्यू 1 से लेके n तक चेंज होगा। तो ये प्रॉपर्टीज भी आपके लिए हो गया, ठीक है ना। अब आप समझ चुके हैं कि कोफैक्टर्स के क्या रूल होते हैं, ठीक है ना, और कोफैक्टर्स का रूल होने के बाद उससे डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है कोफैक्टर्स के मदद के। कई बार आपको क्वेश्चन में पूछ देता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स, विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स। तो आप ट्रेडिशनल मेथड से सीधे सीधे डिटरमिनेंट मत निकाल दीजिए, है ना, सीधे सीधे ट्रेडिशनल मेथड से मत निकालिए। आप क्या करिए कि किसी एक रो का सारा कोफैक्टर निकाल लीजिए, किसी एक रो चाहे एक कॉलम का, और निकाल करके उसी रो के कोफैक्टर से गुना कर करके ऐड कर दीजिए, तो आपको डिटरमिनेंट निकल जाएगा। कई बार एनसीईआरटी वगैरह में आपको क्वेश्चंस जो है उसमें कहा हुआ है खुद से कि फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर अलोंग टू फर्स्ट रो और अलोंग टू सेकेंड रो और अलोंग टू थर्ड रो। तो आप उस रो के अलोंग कोफैक्टर्स निकाल करके, उस कॉलम के अलोंग कोफैक्टर निकाल करके आप आसानी से इसके डिटरमिनेंट को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, एक होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो अभी फिलहाल सीधा सीधी हम ऐसे समझाते हैं कि अगर आपको कहीं दे दिया a इक्वल टू ऐसे, सीधे ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, aij is any matrix, any square matrix ले लेते हैं, is any square matrix, then the matrix of its corresponding cofactors, its corresponding cofactors is called cofactor matrix, cofactor matrix, that is cofactor matrix, cofactor matrix इक्वल टू हो जाएगा Cij, डिटरमिनेंट ऐसे मैट्रिक्स से उसको बंद कर देंगे, है ना। अब जैसे यहां देखिए एग्जाम्पल अगर हमको लिखना हो, है ना, एग्जाम्पल, इफ a इक्वल टू, ये हमारा यही एग्जाम्पल यूज कर लेते हैं, a इक्वल टू दिस, देन, है ना, देन अब हमको कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कैसे निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स? सीधे ऐसे लिखेंगे और जो कोफैक्टर आया है उसको लिख देंगे, 20 - 22 14 -25 11 and -1 and 7 -11 and -5। ये आपके पास हो गया 7 -11 and -5। ये आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया, बड़ी आसानी से निकल गया। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ये है कि आगे हम आपको बताएंगे, जब हम एडजॉइंट निकालना सिखाएंगे तो वहां हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में पूरी तरह से, ठीक ना। और अभी फिलहाल बस इतना बता दें कि किसी भी कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए ऐसे लिख दिए, तो इतना का वैल्यू सीधे डिटरमिनेंट a टू दी पावर n-1 हो जाएगा। n जहां ऑर्डर को दिखाता है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये दिखाता है, ठीक है। जैसे 3/3 का है तो n की जगह 3 लेंगे, ये नहीं कि 9 ले लीजिएगा, n की जगह 3, ये हो गया। तो हम इसके बारे में स्टडी और आगे करने वाले हैं, जब हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे। और अभी फिलहाल ये हो गया आपको कोफैक्टर्स। अब दो तरह के, ये जो डिटरमिनेंट निकलेगा, मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट निकलेगा, उसके आधार पर दो तरह के मैट्रिक्स को डिफाइन किया जाता है डिटरमिनेंट के आधार पर, है ना। क्या है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सो देखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स कहता है इफ A is any square matrix, A is any square matrix and
डिटर्मिनांट ए इक्वल टू 0, तब आपको क्या कहलाएगा, वो सिंगुलर मैट्रिक्स। और दूसरा है आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, तो इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनांट ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिटर्मिनांट ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट -66 आ रहा था, तो ये नॉन सिंगुलर हो जाएगा, और अगर 0 आएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक हमारा था माइनर एंड कोफैक्टर्स, वो आपको यहीं पे समाप्त होता है। इस पर आधारित प्रॉब्लम्स हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर आप लिखिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद, जय भारत।